अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी की डियर स्टूडेंट्स अगर मैं लफ्ज़ी मायने बताऊं तो पर्सनैलिटी से मुराद शख्सियत को कहते हैं, शख्सियत को, ठीक है। और जब भी हम शख्सियत की बात करते हैं, जब भी हम किसी की शख्सियत को डिफ़ाइन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो यूजुअली उसकी जो डिफिनीशन होती है या उसकी अच्छाई के बेस पर होती है या उसकी बुराई के बेस पर होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उस बंदे की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं जो कि मैंने उसमें देखी हुई हो, तो उस अच्छाई को जो है मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, लोगों को कहूँगा कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका जो कम्युनिकेशन लेवल है, लोगों के साथ जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। इसके अलावा इसका जो उठना बैठना है वो भी अच्छे लोगों के साथ है, ठीक है। इसके अलावा ये 5 वक्त का नमाज़ पढ़ता है, अपने घर वालों के साथ इसका जो रवैया है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा खुश है। तो यूजुअली मैं इस बंदे की पर्सनैलिटी को अब डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यूजुअली किसी भी बंदे के रवैये से डिफ़ाइन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो अगर मेरा रवैया अच्छा होगा, मैं अच्छे रवैये के साथ जो है लोगों के साथ बातचीत करूँगा, उनके साथ बर्ताव जो है वो अच्छा करूँगा, तो यूजुअली मेरा जो रवैया है जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, तो लोगों पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और इसी बेस पर मेरी जो पर्सनैलिटी है उसकी क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब है, ख़राब से मुराद ये है कि उसका लोगों के साथ जो बर्ताव है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुरा है, लोग जो है उनसे नाखुश है, इसके साथ साथ उनका जो है अपने फैमिली के साथ जो ताल्लुकात है वो भी बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है, और इसके साथ साथ उन्हें बातचीत करने का भी तरीका नहीं आता कि लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करना है। तो ऐसे बंदे को लोग फिर बुरे अल्फाजों में याद करते हैं और उसकी जो शख्सियत है उसको भी फिर लोग जो है बुरे अल्फाज में याद करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट पर्सनैलिटी की जो तारुफ है उसका जो है आपको पता चल गया होगा कि पर्सनैलिटी आखिर कहते हैं किसे है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है वो मेजरली हमारे जो बर्ताव होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, तो हमारा बिहेवियर जो है हमारी शख्सियत को क्या करता है, उसको डिफ़ाइन करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन जो है वो हमें दिया गया है, कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ अ कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग which result from the interaction of person genetic makeup, his level of education and past experience। कहते हैं कि पर्सनैलिटी ये हमारे साथ एक कंसिस्टेंट वे है ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, जिसमें लोग जो है मुसलसल जो है थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, और जिस तरीके से वो फील करते हैं चीज़ों को, वो जिस तरीके से महसूस करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ये लोग सोचते हैं और महसूस करते हैं चीज़ों को, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है उनमें जेनेटिकली जो है उनमें आई हुई होती है, या उनकी जो एजुकेशन लेवल के ज़रिए उनमें जो है इस तरह की थिंकिंग और फीलिंग का जो प्रोसेस है वो आया हुआ होता है, जिस तरीके से वो सोचते हैं और चीज़ों को महसूस करते हैं। इसके साथ साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने की हुई होती है, तो उन पास्ट एक्सपीरियंस से उन्होंने
जितनी भी लर्निंग की हुई होती है, तो उस बेस पर जो है ये लोग जो है एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और एक ख़ास तरीके से चीज़ों को महसूस करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको पर्सनालिटी कहते हैं। लेकिन जो मैंने डिफिनीशन आपको की थी इस डिफिनीशन से पहले, तो वो सबसे बेस्ट डिफिनीशन है पर्सनालिटी की, ठीक है। लार्जली अनकॉन्शियस। अब जो पर्सनैलिटी है ये हमारे साथ एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस कैसे है? मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी का जो है किसी को भी पता नहीं होता। हर बंदा जो है, हर शख्स, चाहे वो उनका अपना हो या पराया हो, उस बच्चे को जो है अच्छी नज़रों से देखता है, उसको अच्छे अल्फाज में याद करता है। लेकिन जैसा ही ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, ठीक है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों का जब इनके साथ इंटरेक्शन होता है, लोग जो है इनके साथ बातचीत करते हैं, इनके रवैये को देखते हैं, तो इनके रवैये को ऑब्ज़र्व करते हुए, इनकी बातचीत को देखते हुए, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता आगाही होती जाती है। लेकिन इस बंदे को जो है अपने बारे में इतना पता नहीं होता जितना लोगों को इनके बारे में पता होता है, ठीक है। तो इस वजह से पर्सनैलिटी जो है ये हमारे साथ एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इसको हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। किसी की शख्सियत को जो है हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। क्यों आसानी से चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि पर्सनैलिटी में बाज़ औक़ात ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बाय बर्थ जो है उनको पेरेंट्स से जो है मिली हुई होती है, और जो चीज़ पैदाइशी मौजूद हो किसी बंदे में तो उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। मॉडिफाई होता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है उस बंदे पर जिनकी पर्सनैलिटी को हमने चेंज करनी होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी तो आप सब दोस्तों ने जान ली कि किसे कहते हैं। डिसऑर्डर से मुराद जब किसी की शख्सियत में एबनॉर्मेलिटी आती है, और शख्सियत को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? बिहेवियर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिहेवियर में ज़ाहिरी बात है लोगों का जो उठना बैठना होता है, लोगों का जो बातचीत करने का तरीका होता है, लोगों के साथ जो बर्ताव करना होता है, लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, ये सारी चीज़ें जो है बिहेवियर में आती है। तो जब पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे की जो बिहेवियर है उसमें क्या आ जाती है? उसमें ख़राबी आ जाती है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। और बिहेवियर में किस वजह से एबनॉर्मेलिटी आती है? जब हमारी बॉडी के फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब होने की वजह से फिर हमारी बॉडी जो है नॉर्मली काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर ख़राब हो जाता है। और इस वजह से लोग फिर ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकर when traits become inflexible and maladaptive but stable over time। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये तब काज होते हैं, ये तब लोगों को होते हैं जब लोगों के जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड से मुराद जो खसूसियात होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, लोगों के जो फंक्शन होते हैं उसमें जब इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इनफ्लेक्सिबिलिटी से मुराद एबनॉर्मेलिटी आ जाए और वो मल एडाप्टिव हो जाए। मल एडाप्टिव से मुराद कंडीशन के साथ वो फिर एडॉप्ट नहीं होते, अपने आप को कंडीशन के साथ संवारते नहीं है, तो इस वजह से जो है उनमें क्या आ जाती है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काज हो जाती है, ठीक है। काज इधर सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट, और इसकी वजह से जो फंक्शन होते हैं उस बंदे के जो खसूसियात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है, और जो बंदा होता है वह क्या हो जाता है? डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, उसके जो फंक्शन जो है वो सप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चला जाता है। हाउ एवर दे स्टे इन मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, लेकिन इसके बावजूद वो सोसाइटी में जो है माशरे में वो रहता है, ठीक है। माशरे में लोगों को वो क्या कर रहा होता है? उनको फेस कर रहा होता है, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है। प्रेजेंट विद सिम्टम्स मोर सबटल देन अदर डिसऑर्डर।
अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं इनमें ज़्यादा अलामात जो है वो ज़ाहिर होते हैं बनिस्बत दूसरे डिसऑर्डर्स के, ठीक है। ऑनसेट इन एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ये ज़्यादातर एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में जो है ज़्यादातर ये काज होते हैं। DSM-4 criteria. DSM-4 stand for diagnostic, D stand for diagnostic, and S stand for statistical, M stand for manual of mental disorders, 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन। ये असल में एक बुक का नाम है, ठीक है, जिसमें जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, तो उनको जो है इस बुक में मेंशन किया गया है काफ़ी डिटेल के साथ। और इसके साथ इन मेंटल डिसऑर्डर और जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इनके जितने भी साइन सिम्पटम्स है और जितने भी ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, वो सब कुछ जो है इस बुक में जो है वो मेंशन किया गया है। तो इस वजह से ये बुक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। द लिस्ट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर आल्सो नोन एज एक्सेस टू डिसऑर्डर, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो लिस्ट है इस बुक में तो उसको जो है एक्सेस टू डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस and behaviors that deviates markedly from an individual culture, manifesting in two or more of the following ways या areas। इसमें क्या होता है, इसमें बंदे के जो इनर एक्सपीरियंस और बिहेवियर होता है तो वो बिहेवियर और एक्सपीरियंस जो है उनके जो कल्चर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं, और उसका जो कल्चर होता है वो भी फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है वो उनके कल्चर के ख़िलाफ़ होता है, जिसकी वजह से लोग फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। और अब इस डिसऑर्डर की वजह से या ये डिसऑर्डर जिन एरियाज़ को अफेक्ट करता है तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कॉग्निशन आता है। कॉग्निशन यूजुअली जितने भी मेंटल एबिलिटीज़ होती है जिसमें हमारे साथ थिंकिंग प्रोसेस आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, थॉट प्रोसेस आ गया, फीलिंग आ गए, इमोशन आ गए, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉग्निशन में आते हैं। तो ये सारी एबिलिटीज़ जो है ये कॉग्निशन में आती है। सिंपल अल्फाज में माइंड के, ब्रेन के जितने भी फंक्शन है, थिंकिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, रीजनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ थॉट प्रोसेसिंग जिस तरह से करता है, और इसके साथ साथ जो इमोशन है, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आती है। तो सबसे पहले कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इफ़ेक्ट से मुराद हमारा जो मूड होता है, मूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से। बंदा जो है वो हर टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या बहुत ज़्यादा जो है एबनॉर्मली बिहेव करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल फंक्शनिंग से मुराद ये है कि ऐसे पेशेंट जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके होते हैं तो उनका जो रिलेशनशिप होता है दूसरे लोगों के साथ, उनके जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे लोगों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा असर अंदाज हो जाते हैं इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से। इसके साथ साथ इम्पल्स कंट्रोल से मुराद हमारा ब्रेन जो मैसेज सिग्नलिंग करता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल्स को जो मैसेजेस को जो सेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह, और जितने भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से। प्रेवलेंस एंड कोमॉर्बिडिटी से मुराद ये है कि मौजूदा टाइम पर, इस टाइम पर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस हैं वो कितने हैं, ठीक है, और इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ आया दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं या नहीं, ठीक है, या दूसरे डिसऑर्डर काज होते हैं या नहीं। तो दूसरे डिसऑर्डर जब इसके साथ काज होते हैं तो उसका हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, और जो मौजूदा केसेस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मौजूद है इस टाइम
करंट सिचुएशन में, करंट मौजूदा टाइम पर, तो इसको कहते हैं प्रिवेलेंस। ठीक है, प्रिवेलेंस इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। किसी पॉपुलेशन में मौजूदा टाइम पर जो मौजूदा बीमारियां मौजूद होती है तो उसको कहते हैं प्रिवेलेंस। सो 10 to 15% इन जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है, आम पॉपुलेशन है, तो इस आम पॉपुलेशन में तकरीबन 10 से लेकर 15% लोग जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक है, ऑफन को अकर विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसके साथ साथ उन पेशेंट को डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो चुकी होती है। ऑनसेट यूजुअली अकर बिफोर ऑनसेट ऑफ अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो शुरुआत होते हैं वो दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पहले होता है। वेरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफन को एग्जिस्ट। इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ दूसरे और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं पेशेंट्स में। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट से मुराद ये है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती है जो कि बाय बर्थ जो है पेशेंट्स में या जो इंडिविजुअल होती है उनमें पैदा हुई होती है। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो बीमारियां जो है वो आई हुई होती है और वो क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं या उनकी पर्सनैलिटी में जो है वो एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, वजह बनती है उनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर काज करने की। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट से मुराद फैक्टर्स है या एजेंट्स है, और बायोलॉजिकल से मुराद जितने भी जेनेटिक या इनहेरिटेंस से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, मतलब बाय बर्थ अगर कोई बच्चा जो है वो जहनी तौर पर क्या हो, एबनॉर्मल हो, मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो, या उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो, और ये सारी एबनॉर्मेलिटी जो है उनमें बाय बर्थ मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। ठीक है, सर्टन इनहेरिटेड ट्रेड्स में बी प्रेजेंट एट बर्थ। सर्टन इनहेरिटेड ट्रेड्स से मुराद वो खसूसियात होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बाय बर्थ जो है वो आए हुए होते हैं। ठीक है, तो कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है वो बाय बर्थ जो है बच्चों में मौजूद होती है। जेनेटिक अल्ट्रेशन में रिजल्ट इन एन एक्सट्रीम वेरिएशन। अब वो बच्चे जिनमें पैदाइशी तौर पर ये बीमारी आई हुई होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है देखने को मिलती है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। इसके अलावा ऐसे बच्चों को जब इन्वायरमेंट भी अनफेवरेबल मिले, उनको कंडीशन भी जो है वो सूटेबल ना मिले, तो इस वजह से उनका जो डिसऑर्डर होता है वो मज़ीद जो है प्रोग्रेस कर जाता है, मज़ीद जो है उसमें ख़राबी आ जाती है, मज़ीद वो सीवियर हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। असेसमेंट मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री टू एवॉल्वेट पर्सनैलिटी। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री ये भी हमारे साथ एक प्रोसीजर है या एक बुक है जिसके ज़रिए जो है पर्सनैलिटी को एवालुएट किया जाता है या पर्सनैलिटी को क्या किया जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले जो है उस पेशेंट की फुल मेडिकल हिस्ट्री को देखी जाती है, उसको चेक किया जाता है। इसके बाद उनकी जितनी भी साइको सोशल हिस्ट्री है उसको देखा जाता है, उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। मिसाल के तौर पर साइको सोशल हिस्ट्री में ये देखा जाता है या एसेस किया जाता है कि आया जो पेशेंट है उनको सुसाइडल या एग्रेसिव थॉट्स तो नहीं आते, क्या वो सुसाइड के बारे में तो नहीं सोचता, या उनको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा रिस्क ऑफ हार्म फ्रॉम सेल्फ एंड अदर, क्या उनको अपने आप से ख़तरा है या नहीं, या उनको दूसरों मतलब उनसे दूसरे लोगों को ख़तरा है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं साइको सोशल हिस्ट्री में। और इसके साथ साथ यूज़ ऑफ मेडिकेशन और इलीगल सब्सटेंसेस, इन कंडीशन में वो जो मेडिसिन्स यूज़ कर रहा है उनके बारे में हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उस पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, या अगर कोई इलीगल सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एबिलिटी टू हैंडल मनी, क्या उसमें
ये सलाहियत है कि वो पैसे को हैंडल कर सकता है या नहीं। मतलब यह है कि वो अपने पैसों को सही जगह पर यूज़ कर रहा है या उसको जो है वैसे ही उड़ा रहा है, ज़ाया कर रहा है। लीगल हिस्ट्री हम उनसे लेते हैं और करंट और पास्ट एब्यूज़, करंट कंडीशन में उसकी करंट कंडीशन उसकी कैसी है और पहले उसकी कंडीशन कैसे थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम साइको सोशल हिस्ट्री में उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लाइंट्स बिहेवियर ऑन केयर गिवर। अब वो पेशेंट जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके होते हैं, तो उन पेशेंट के जो बिहेवियर होते हैं, तो उन बिहेवियर से उनके जो केयर गिवर होते हैं जो कि उन पेशेंट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, तो उन केयर गिवर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, उन पेशेंट्स के बिहेवियर से। सो ओवरवेलमिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट में आल्सो बी ओवरवेलमिंग फॉर केयर गिवर। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इसरार कर रहा है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि उसके हक़ में बेहतर नहीं होती और उसके लिए नुकसानदेह साबित होती है, और वो पेशेंट जो है फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो केयर गिवर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में अपने पेशेंट को हैंडल करना। केयर गिवर्स में फील, ऐसे कंडीशन में जो केयर गिवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें फिर समझ में नहीं आता कि अब इस पेशेंट के साथ में क्या करूं, ये तो टस से मस नहीं हो रहा, ना मेरी कोई बात मान रहा है, ना कोई खाना खा रहा है, ना मेडिसिन ले रहा है, इसके साथ में क्या करूं, और मुसलसल जो है अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है। तो जो केयर गिवर होते हैं जो कि केयर कर रहे होते हैं उन पेशेंट की, तो वो केयर गिवर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब हम इस पेशेंट के साथ क्या करें। इसके अलावा वो केयर गिवर जो है अपने आप को लाचार समझ बैठते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस पेशेंट के साथ में क्या करूं और कैसे इनको कंट्रोल करूं, तो वो फिर अपने आप को ऐसे कंडीशन में हेल्पलेस समझ बैठते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तकाने की वजह से वो केयर गिवर जो है अक्सर औकात एंग्री हो जाते हैं, अक्सर औकात गुस्से में आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग बिहेवियर ऑफ क्लाइंट। स्प्लिटिंग बिहेवियर ऑफ क्लाइंट से मुराद ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी कोई डिमांड पूरी कर दे थोड़ी देर के लिए, तो वो पेशेंट जो है फिर उस केयर गिवर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और अगर इसके बरक्स हम उनकी जो नाजायज़ डिमांड होती है जो कि उसके हक़ में जो है नुकसानदेह होती है और उसको हम पूरा ना करें जो कि वो चाहता है कि पूरा हो जाए, तो फिर जो पेशेंट होता है वो फिर अपने केयर गिवर को जो है बुरा समझते हैं, उन पर फिर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते और उनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं करते। तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग बिहेवियर ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, स्प्लिटिंग बिहेवियर ऑफ क्लाइंट में क्या करते हैं, प्राइमरी डिफेंस यूज बाय क्लाइंट विद बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, बॉर्डर लाइन को हम आगे डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल के साथ आने वाला है। ठीक है, सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लाइंट लेबल इंडिविजुअल ईदर ऑल गुड और ऑल बैड। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है या तो सारे मेंबर्स को जो है जो केयर गिवर होते हैं उन सबको जो है गुड करार देते हैं, अच्छा करार देते हैं, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, या तमाम जो मेंबर स्टाफ होते हैं उनको जो है बैड करार देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और उन पर जो है ट्रस्ट नहीं करते, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। व्हेन ऑल गुड पर्सन डज नॉट मीट क्लाइंट नीड्स। जब ऑल गुड पर्सन, वो लोग जिन्हें वो पेशेंट जो है अच्छा समझ रहे होते हैं, तो जब वो लोग इस पेशेंट की ज़रूरियात को पूरा ना करें जो कि इस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो उसको जब पूरा नहीं करते तो फिर यही पेशेंट जो है उन्हीं स्टाफ मेंबर्स को बुरा भला कहने लगते हैं और उनको बुरा भला समझ बैठते हैं और उन पर जो ट्रस्ट पहले किया करते थे तो वो ट्रस्ट फिर नहीं करते और उनको बेड करार दे देते हैं। सम इल्स देन लेबल ऑल गुड, अदर आर
अदर albeit इनमें से कुछ मेंबर्स को फिर क्या करता है, कुछ को जो है उनको गुड करार देते हैं, मतलब उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और बाकी जितने भी हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, क्रिएट कन्फ्लिक्ट इन स्टाफ मेंबर। तो ऐसे हालात में जब कुछ स्टाफ मेंबर पर वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, ट्रस्ट करता है, और कुछ स्टाफ मेंबर पर वो ट्रस्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनका फिर आपस में जो है कन्फ्लिक्ट, तजाद पैदा हो जाता है। वो आपस में फिर एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके साथ ये बंदा जो है ये कोऑपरेट कर रहा है और मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, हालांकि मैं इसके साथ जो है काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से इसके साथ पेश आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? तो इस वजह से जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान फिर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तजाद पैदा हो जाता है। ठीक है, टू डिक्रीज़ कन्फ्लिक्ट अमंग स्टाफ। अब इन स्टाफ के दरमियान, इन नर्सेस के दरमियान जो तजाद पैदा हुई है, जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है, तो इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए फिर क्या किया जाता है, ओपन कम्युनिकेशन इन स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग के दौरान ओपन कम्युनिकेशन की जाती है, बातचीत की जाती है, एक दूसरे के साथ जो है उस पेशेंट को डिस्कस किया जाता है, किस वजह से वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है और आपके साथ नहीं कर रहा, इस पर बातचीत की जाती है। ठीक है, और समझाने की कोशिश की जाती है एक दूसरे को। ऑन गोइंग क्लिनिकल सुपरविजन, और इसके साथ साथ क्लिनिकल सुपरविजन की जाती है, एक दूसरे पर नज़र जो है वो रखी जाती है। क्लस्टर्स, डियर स्टूडेंट, क्लस्टर ये हमारे साथ ग्रुप्स है, मतलब डिफरेंट कंडीशन के बुनियाद पर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप में जो है 3 किस्म या 4 किस्म या 3 किस्म के पेशेंट जो है वो पाए जाते हैं। और ये किसके मुताबिक किया गया है? ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन बुक के अकॉर्डिंग जो है ये ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लस्टर है हमारे साथ वो क्लस्टर ए है। क्लस्टर ए में हमारे साथ ई सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं। ठीक है, ई सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट ये हमारे साथ वो पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर अपनाते हैं और अनकन्वेंशनल बिहेवियर को अपनाते हैं। अनकन्वेंशनल बिहेवियर से मुराद ये है कि अनजाना सा और बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब बिहेवियर को अपनाते हैं और उस अजीब व गरीब बिहेवियर के साथ जो है अपने केयर गिवर के साथ पेश आते हैं। ठीक है, तो इसको इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारे साथ 3 किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, एक को हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, एक को हम शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, और एक को हम शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ क्लस्टर बी आता है। क्लस्टर बी में हमारे साथ ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामाबाज होते हैं और हर जगह पर ड्रामे करते रहते हैं ताकि लोग जो है उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उनको सुने। ठीक है, तो लोगों को अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए वो हर टाइम जो है ड्रामे करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा गया है। इसमें हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट क्लस्टर आता है वो क्लस्टर सी है। क्लस्टर सी में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं वो एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ठीक है, एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मुराद ये है कि इस ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर खौफ का शिकार हो चुके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर जो है महसूस होता है, हर वक्त जो है वो डरते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं।
इन सारे डिसऑर्डर्स को, इन सारे ग्रुप को अब हम बारी बारी डिटेल के साथ आगे अब हम डिस्कस करेंगे। सो इसको जो है आप सब दोस्त गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में हमारे साथ जो इस इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं इनके साइन सिम्टम्स को अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये हमारे साथ इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक टाइप है, एक किस्म है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो हर वक्त जो है सस्पिशियस निगाहों से जो है लोगों को देखते रहते हैं, मतलब शक भरी निगाहों से लोगों को देखते रहते हैं, लोगों को जो है क्या करते हैं, लोगों को ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और हर वक्त जो है इस शक में ये पेशेंट जो है मुब्तला रहते हैं कि ये बंदा जो है मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पर है और ये बंदा जो है किसी भी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। और इस तरह का जो है रवैया लोगों के साथ इस डिसऑर्डर में पेशेंट क्या करता है, रखता है। ठीक है। जनरल सस्पिशियस इनएबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटरी विद अदर। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत उनमें नहीं होती, क्योंकि वो हर बंदे पर शक करता है और हर बंदे को शक भरी निगाहों से देखता है और ये सोचता रहता है कि ये बंदा जो है मुझे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के दर पर है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट जो है दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट, ये जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। लोगों के साथ ये अपनी जो फीलिंग है वो शेयर नहीं करते और हर वक्त जो है गुस्से में रहते हैं, हर वक्त जो है लोगों पर इनको गुस्सा आता रहता है। इसके अलावा हॉस्टिलिटी टूवर्ड अदर, दूसरों पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, क्योंकि इनको शक होता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। ठीक है। तो इस वजह से ये हॉस्टिलिटी का शिकार होता है, हर वक्त गुस्से में रहता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, ऐसे पेशेंट को अगर कोई बंदा जो है वो आम बात भी करे, ठीक है, ऐसे बात भी करे, नॉर्मल बातचीत करे उनके साथ या कोई नसीहत करे उनको, तो ऐसे पेशेंट जो है उनकी जो बातें हैं उसको क्या कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको और ये समझ बैठते हैं कि ये बंदा जो मुझे बात कर रहा है इसमें भी इस बंदे की कोई पोशीदा चाल है या मुझे जो है नुकसान पहुंचाने के लिए ये बंदा जो है मुझे ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है। तो लोगों पर इसका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल नहीं होता ऐसे पेशेंट में जो कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी का शिकार होते हैं और इनका जो मूड होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ख़राब होता है एनी टाइम इनका मूड। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब ऐसे पेशेंट को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को हम किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। फ्यू सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑन देयर ओन। अब ऐसे पेशेंट में हमारे साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद एक प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रीटमेंट इनकी की जाती है तो इनको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो ये दी जाती है कि किसी तरीके से इस पेशेंट का जो ट्रस्ट है उसको बहाल किया जाए और ये पेशेंट जो है दूसरों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी टू ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग, इसके साथ साथ इस पेशेंट की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है जिसमें इनका जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको ट्रीट किया जाता है और उसको पॉजिटिव की तरफ जो है वो लाया जाता है या लाने की कोशिश की जाती है। गिव स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा इनको जो है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर पॉजिटिव इनको जो है फीडबैक दी जाती है। ठीक है। शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अब आ जाते हैं दूसरे टाइप की तरफ, इस इसेंट्रिक डिसऑर्डर के दूसरे टाइप की तरफ, जिसमें हमारे साथ जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब रवैया रखता है लोगों के साथ। ठीक है।
डे ड्रीमिंग होते हैं, मतलब ये सुबह मतलब दिन उजाले में बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं और ख्याली दुनिया में रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा जो है वो अपने साथ जो है बिज़ी होता है और लोगों के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है, इनका जो ताल्लुक़ होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। इमोशनल डिस्टेंस इवन फ्रॉम फैमिली मेम्बर, और इसी तरह से इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अकेला होता है, बहुत ज़्यादा जो है दूर खड़ा होता है अपने फैमिली मेम्बर से भी। मतलब इनका जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है, जो सोसाइटी में इनका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है वो तो ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसके अलावा जो फैमिली मेम्बर होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इनका जो ताल्लुक़ होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और बातचीत इनका जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फिक्सेशन ऑन योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग, इसके अलावा ये पेशेंट जो है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम होता है। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना इनको अच्छा नहीं लगता, और ऐसे पेशेंट जो है क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और इसके अलावा अकेलापन को जो है ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब एंटी सोशल होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो माशरती सिचुएशन होती है, माशरती जो कंडीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है, मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट जो है लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो है पार्टीज़ को भी इंजॉय नहीं करते, क्योंकि इनको भीड़ में रहना जो है पसंद नहीं होता। तो अगर ये पेशेंट किसी पार्टी को अटेंड भी कर रहे होते हैं, चाहे बहुत सारे लोग खुश हो, तो उस कंडीशन में भी ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, वो ये है कि फ्यू सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑन देयर ओन। इसमें भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऐसे पेशेंट को जो है ऐसे पेशेंट को समझाया जाता है, इनको बताया जाता है कि जो फैमिली के साथ ताल्लुकात है उनकी कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी अहमियत है, और लोगों के साथ जो ताल्लुकात है उसकी कितनी अहमियत है, और आपको जो है कैसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना चाहिए, इसके बारे में उनको बताया जाता है। एम्पैथी की जाती है। एम्पैथी से मुराद ये है कि उनको जो तकलीफ़ हो रही होती है, उन पर जो बीत रही होती है, तो उसके साथ हम अपने आप को क्या कर देते हैं, उसके साथ शरीक कर देते हैं, मतलब उनके दुख में हम क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। सोशल स्किल्स उन्हें सिखाए जाते हैं कि किस तरह से आप लोगों के साथ अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं, लोगों के साथ आप किस तरह से ताल्लुकात संवार सकते हैं और अपने जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज़ जनरली पुअर, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस है वो इतनी अच्छी नहीं होती। गिव स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट पॉजिटिव थॉट, और इसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स के बारे में उन्हें ख़ास किस्म की फ़ीडबैक दी जाती है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टाइप है इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, उसको हम शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो है बंदे को पता नहीं होता, बंदा जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता कि किस तरह से मैं दूसरे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात अस्तवार करूं, अपने ताल्लुकात बढ़ाऊं, या उनके साथ जो है किस तरह से मैं रिलेशनशिप को बनाऊं, ठीक है। और इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डरता भी है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी होता है कि कहीं मेरा बिहेवियर जो है दूसरे लोगों पर जो है असरअंदाज तो नहीं हो रहा, ठीक है। दे में आल्सो मिस इंटरप्रेट अदर मोटिवेशन और बिहेवियर, जैसे कि पहले टाइप में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा जो है इन्हें नसीहत करे, इनको बात बताए, तो
उस बातों को वो क्या कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और ये समझ बैठते हैं कि ये बंदा जो है मुझे जो बात कर रहा है तो हो सकता है कि इसकी इस बात में जो है कोई राज पोशीदा हो, और हो सकता है कि इस बात को ये इसलिए कर रहा है ताकि ये बंदा जो है मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, तो मिस इंटरेस्ट करता है। ठीक है। इनडिफरेंस एंड विड्रावल फ्राम अदर, लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और लोगों के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। मैजिकल थिंकिंग मतलब द आइडिया दैट you can influence people and events with your thoughts, elaborate style of dressing, speaking and interacting with other, इनका लोगों के साथ जो मिलना जुलना होता है, इनका जो ड्रेसिंग पहनने का स्टाइल होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होता है। बिलीव दैट मैसेजेस आर हिडन फॉर यू इन पब्लिक स्पीचेस एंड डिस्प्ले, ये लोग जो है ये पेशेंट इस तरह से बिलीव करते हैं कि जो जितने भी बातचीत वो सुन रहे होते हैं या बातचीत लोगों उनके साथ कर रहे होते हैं, तो इस पेशेंट का ये बिलीव होता है कि इस बात में कोई राज जो है पोशीदा है और उस राज के ज़रिए ये बंदा जो है मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। सस्पिशियस और पैरानाइड आइडियाज़, ऐसे बंदे जो है बहुत ज़्यादा शक भरी निगाहों से दूसरे लोगों को देखते हैं। ठीक है, और हमेशा जो है शक में मुब्तला रहते हैं, और इस वजह से ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सेवियर एंजाइटी और अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट के साथ, मेन फोकस इज़ ऑन डेवलपिंग सोशल स्किल्स, मेन फोकस हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन में ऐसे पेशेंट के लिए ये होता है कि हम इनको सोशल स्किल्स सिखाएं, इन पेशेंट को हम बताएं कि किस तरह से आप अपने ताल्लुकात जो है लोगों के साथ बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को जो है वो सोशलाइज कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में अपने आप को जो है संवार सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट आल्सो एड्रेसेस कम और बेड डिप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं तो उस ट्रीटमेंट के ज़रिए ऐसे पेशेंट की जो डिप्रेशन है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ सिमिलर टू दैट यूज़ फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, और इनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया की तरह होती है। जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए हम इलाज करते हैं तो इसी तरह से इस जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं इनके लिए भी हम करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज़ जनरली पुअर, और इसी तरह से जो ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लस्टर बी, अब आ जाते हैं क्लस्टर बी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। क्लस्टर बी में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर वो ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामाबाज होते हैं और हर टाइम जो है वो ड्रामे करते रहते हैं ताकि लोग जो है उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं, उनकी बात को सुने। इसमें हमारे साथ जो पहले नंबर पर आता है क्लस्टर बी में तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो मेंटली कंडीशन या मेंटली एबनॉर्मल होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ऐसे बिहेवियर को अपना लेता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को मुतवज्जह करने की कोशिश करते हैं। चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्लस्टर बी के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामाबाज होते हैं और हर टाइम जो है ड्रामा करते रहते हैं ताकि लोग जो है उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाए और लोग जो हैं उनकी बातों को सुने। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ड्रामे करते रहते हैं। सो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनलिटी को क्या करता है, अपनाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अनस्टेबल करता है और कुछ ऐसे बिहेवियर्स को अपनाता है जिसके ज़रिए वो अपने तरफ दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बिहेवियर जो है ज़्यादातर अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चों में पैदा होती है। ठीक है,
एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू अदर अप्रूवल, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे होते हैं। अटेंडिंग, ग्रेबिंग, ऑफन सेक्सुअली प्रोवोकेटिव क्लोथिंग एंड बिहेवियर, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सेसिव कंसर्न विद योर फिजिकल अपीयरेंस, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न लगते हैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ, मतलब आप फिज़िकली किस तरह से दिखाई देते हैं, तो उस पर जो है ये पेशेंट जो है बातचीत करते रहेंगे, उसको जो है डिस्कस करते रहेंगे कि यार आप तो इस तरह से दिखाई दे रहे हो, आप इस तरह से हो, इस तरह से दिखाई दे रहे हो। फॉल्स सेंस ऑफ इंटीमेसी विद अदर, इसके अलावा दूसरे लोगों के साथ इनका जो रवैया होता है, इनका जो बिहेवियर होता है तो बहुत ज़्यादा गलत होता है और बहुत ज़्यादा गलत सेंस में उसको लेते हैं। कांस्टेंट सडन इमोशनल शिफ्ट, और इसके अलावा इनके जो इमोशन है वो अचानक मुसलसल जो है चेंज होते रहते हैं। इंटरवेंशन इनके लिए यही की जाती है कि द नर्स गिव क्लाइंट फीडबैक अबाउट देयर सोशल इंटरवेंशन विद अदर इंक्लूडिंग मैनर ऑफ ड्रेस एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। इसमें जो नर्स होता है वो अपने क्लाइंट को इस तरह के फीडबैक देता है जिसमें वो जो है अपने क्लाइंट को बताता है कि किस तरह से आप अपनी सोशल इंटरेक्शन को दूसरे लोगों के साथ संवार सकते हैं, मतलब उनको मैनर सिखाते हैं, उनको तरीके सिखाते हैं कि किस तरह से आपने कपड़े पहने हैं, किस तरह से आप बिहेवियर करेंगे, ठीक है। टीचिंग सोशल स्किल्स एंड रोल प्लेइंग दो स्किल्स इन अ सेफ, इसके अलावा उस पेशेंट को टीचिंग जो सोशल स्किल्स है उसके बारे में उनको सिखाते हैं, उनको टीच करते हैं, और इसके साथ साथ नर्स जो है एज अ रोल प्ले उनको वो सोशल स्किल्स जो है सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप अपने ताल्लुकात को दूसरे लोगों के साथ बना सकते हैं एक सेफ तरीके से। नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट कैन हेल्प क्लाइंट टू गेन कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट सोशली। इसके अलावा उस पेशेंट के लिए ऐसे इन्वायरमेंट को तैयार किया जाता है, ऐसे माहौल को तैयार किया जाता है जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, अपने आप को जो है ख़तरे से बाहर जो है महसूस करते हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट में वो फिर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और जो सोशल स्किल्स है उनको बआसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The nurse must be specific in describing and modeling social skills, including establishing eye contact, active listening, and respecting personal space. इसके अलावा जो नर्स होता है वो एक ख़ास तरीके से और मॉडलिंग करके एज अ रोल प्ले जो है उनको वो सोशल स्किल्स जो है वो सिखाएंगे, जिसमें उन्हें जो है उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आपने लोगों के साथ नज़रें में डालनी है, किस तरह से आपने लोगों को सुनना है, और किस तरह से आपने लोगों की जो पर्सनल स्पेस है उनका ख्याल रखना है, ठीक है। गिव स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारे साथ जो दूसरा टाइप है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मुराद ये है, इसमें भी जो पेशेंट होता है उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि पहले टाइप में करता था, मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इनेबिलिटी टू एम्फसाइज विद अदर, इसमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाए या दूसरे लोगों पर अपनी बात को मनवाए। एक्सेसिव एंगर एंड शेम इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, इसके अलावा अगर कोई बंदा या कोई शख्स उस पर क्रिटिसाइज़ करता है तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी जो है महसूस करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अदर टू फर्दर योर ओन डिज़ायर, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे पेशेंट्स के लिए यह है कि द नर्स मस्ट यूज़ सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स टू अवॉइड द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। नर्स जो है ऐसे मेथड्स को यूज़ करेगा जिसके ज़रिए जो है वो अपने आप को भी बाखबर रखे, और ऐसे स्किल्स को यूज़ करेगा जिसके ज़रिए जो है वो अपने आप को जो है उस पेशेंट के जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे अपने आप को महफूज रखे, ठीक है। क्लाइंट में भी रूड एंड एरोगेंट, क्लाइंट जो होता है वो रूड, गुस्सा भी हो सकता है, खफा भी हो सकता है। अनविलिंग टू वेट, ठीक है, वो वेट इंतज़ार भी नहीं कर सकता। एंड हार्श एंड क्रिटिकल ऑफ द नर्स, और नर्स के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। द नर्स मस्ट
नोट इंटरनलाइज सच क्रिटिसिज्म और टेक इट पर्सनली। ठीक है, नर्स जो है इस पर जो है क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं करेगा जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है उसको पर्सनल ले और फिर वो गुस्से का शिकार हो जाए, उसको गुस्सा आ जाए और ऐसी वैसी हरकत करे। द नर्स टीच अबाउट कम्बैट मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन। नर्स जो है वो उन्हें टीच करेगा, उन्हें बताएगा कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन रिजमेंट उन्हें देंगे और एनी नीड सेल्फ केयर स्किल्स इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। ठीक है, he or she set limit on rude or verbal abusive behavior and explain his or her expectation from the client। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टाइप आता है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है उसको पसंद नहीं करता और वो सोशलाइज होना जो है बहुत पसंद नहीं करता और अकेलापन जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्रॉनिक इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनरिलायबिलिटी। इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है, लेक ऑफ रिगार्ड फॉर द लॉ एंड फॉर द अदर राइट्स। इसके अलावा दूसरे लोगों के जो हकूक़ है उसका ख्याल नहीं रखते। ठीक है, और जो कानून है उसका पास नहीं रखते। परसिस्टिंग, लाइंग एंड स्टीलिंग। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, तो वो हर वक्त जो है झूठ बोलते रहते हैं और इसके साथ साथ ऐसे बिहेवियर को अपनाते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं चीज़ें, लोगों से चीज़ें जो है वो चुराते हैं, छीनते हैं। इसके साथ साथ एग्रेसिव ओवर वायलेंट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं जिसमें वो वायलेंट बिहेवियर को अपनाते हैं। लेक ऑफ रिमोर्स फॉर हर्टिंग अदर। ठीक है, इसके साथ साथ लेक ऑफ कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड अदर। इनमें जो है ये सेंस नहीं होती कि किस तरह से मैंने अपना ख्याल रखना है और दूसरों का ख्याल रखना है। ठीक है, इनमें जितने भी अलामात होते हैं तो क्रिमिनल लाइक अलामात जो है ऐसे पेशेंट में पैदा होते हैं। ठीक है, और हर वक्त जो है गुस्से का शिकार रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इंस्टेबिलिटी का शिकार हुए होते हैं और इसके साथ साथ ऐसे बिहेवियर को अपनाते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। लोगों के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो तसल्ली बख्श नहीं होता। डिफ़िकल्ट कंट्रोलिंग इमोशन और इम्पल्स। ऐसे पेशेंट जो है अपने इमोशंस और इम्पल्स को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्रीक्वेंट ड्रामेटिक चेंजेस इन मूड, ओपिनियन एंड प्लान। इनके जो मूड, ओपिनियन और प्लान होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ अचानक होती रहती है। स्टॉर्मिंग रिलेशन इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट। इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है और हो सकता है कि वो आपके साथ फिज़िकली लड़ाई भी करे। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग अलोन डिस्पाइट अ टेंडेंसी टू पुश पीपल अवे। बावजूद इसके कि ये पेशेंट जो है लोगों को अपने आप से जो है दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको डर होता है कि कहीं मैं जो है वो अकेला ना हो जाऊं। ठीक है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड। और इनको जो है अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे पेशेंट के लिए क्या है? प्रोमोटिंग क्लाइंट सेफ्टी। क्लाइंट की जो सेफ्टी है उसको हम प्रोमोट करेंगे। नॉन सेल्फ हार्म कॉन्ट्रैक्ट। उनके साथ जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे कि उनसे हमें नुकसान ना पहुंचाए और ना वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाए। इन विच अ क्लाइंट प्रोमिसेस टू नॉट इंगेज इन सेल्फ हार्म। जिसमें वो अपने क्लाइंट से प्रॉमिस लेता है कि आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, एंड टू रिपोर्ट टू द नर्स व्हेन ही और शी इज़ लूजिंग कंट्रोल। और जब भी वो अपने साथ कुछ बुरा महसूस करे तो वो अपने क्लाइंट को बताए। सेफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। और इसके
साथ साथ वो अपने इमोशन और फीलिंग्स को जो है आसान तरीके से और एक सेफ तरीके से एक्सप्रेस करें, ठीक है। हेल्पिंग क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशन, आइडेंटिफाइंग फीलिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, मॉडरेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज को हम मॉडरेट करेंगे, डिक्रीजिंग इम्पल्सिविटी को डिक्रीज करेंगे और जो बाउंड्रीज है उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स में हम क्या करेंगे, उन थॉट स्टॉपिंग करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक उन्हें कहेंगे कि आप अपने साथ जो है ऐसी बातें करें जिससे आप में जो है महरूमी पैदा ना हो या आप में नाउमीदी पैदा ना हो, ठीक है। डिकाटास्ट्रोफाइजिंग, ठीक है, डिकाटास्ट्रोफाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग टाइमिंग, ठीक है, टीचिंग सोशल स्किल्स, टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप असर्टिवनेस टेक्निक सच एज आई स्टेटमेंट, यूज़ ऑफ डिस्ट्रैक्शन सच एज वॉकिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इन तरीक़ों से आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं और अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लस्टर सी, क्लस्टर सी के जो साइन सिम्टम है इसमें जो पेशेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्लस्टर सी के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा खौफ में हर टाइम वो मुब्तला रहते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो पहला टाइप आता है वो है हमारे साथ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा शेनिस का शिकार होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं, हर वक्त जो है शर्माते रहते हैं, ठीक है। ओवर राइडिंग सेंस ऑफ सोशल डिस्कम्फर्ट, सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। इजीली हार्ड बाय क्रिटिसिज्म, अगर इन पर कोई क्रिटिसाइज़ करे, इन पर कोई क्रिटिसिज्म करे तो बहुत जल्दी जो है क्रिटिसिज्म से ये लोग क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। ऑलवेज नीड इमोशनल सपोर्ट, ऐसे पेशेंट्स को जो है हमेशा जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओकेजनली ट्राई टू सोशलाइज, टेम्परेरी तौर पर जो है ये पेशेंट जो है अपने आप को लोगों के साथ इंगेज करना पसंद करते हैं। सो डिस्ट्रेसिंग दे रिट्रीट इन लोन लाइननेस, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला होते हैं कि कई लोग जो है उनको रिजेक्ट ना करें या लोग जो है उनकी बात को डिसअप्रूव ना करें या लोगों के सामने जो है मैं किसी वजह से शर्मिंदा ना हो जाऊं या कोई बंदा जो है मुझ पर जो है क्रिटिसिज्म ना करे। तो इन चीज़ों से जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आसपास जो लोग होते हैं उन पर, लेकिन इसके बावजूद वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो क्या करे, वो थोड़ा टाइम के लिए अकेले टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों पर डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। सबमिसिव एंड क्लिंग बिहेवियर, क्लिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि लोगों के साथ ये चिपके हुए होते हैं। फियर ऑफ सेपरेशन, इनको डर होता है कि कहीं लोग जो है मुझसे अलग ना हो जाए या मैं लोगों से अलग ना हो जाऊं, और क्रिटिसिज्म करने से ये लोग जो है बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जो कि हमारे साथ तीसरा टाइप है एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, तो इसमें जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपने ऊपर और हमेशा जो है वो परफेक्शनिज़म चाहते हैं। ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और ऐसे पेशेंट चाहते हैं कि हम जो है बिल्कुल परफेक्ट लगे लोगों को और हम में जो है कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो मतलब फ़िज़िकल लुक हो, हर चीज़ जो है इन हर चीज़ में ये ऐसे पेशेंट जो है परफेक्शनिज़म को पसंद करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव कंट्रोल एंड परफेक्शनिज़म, ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल और परफेक्शनिज़म को क्या करते हैं, लागू करते हैं और हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो पूरी हो। इनफ्लेक्सिबल होते हैं,
preoccupied with trivial details, जजमेंटल एंड मोरलिस्टिक, ठीक है, जजमेंटल और मोरलिस्टिक होते हैं। इसके अलावा ऑफन ह्यूमरलेस, ठीक है, बाज़ों का जो है ऐसे बिहेवियर करते हैं जो कि अजीब व गरीब होते हैं, ठीक है। दे फाइंड इट हार्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ था ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ काफ़ी डिटेल के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली मैसेज करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं।